नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की थी, तब उन्होंने शरीफ को साफ साफ कहा था कि पाकिस्तान को ये दिखाना होगा कि वो अमन चाहता है और अपनी जमीन से आतंक खत्म करके इसका सबूत देगा। लेकिन शरीफ के पाकिस्तान लौटते ही पाक आर्मी ने सीमा पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद को भारत के खिलाफ जहर उगलने की खुली छूट दे दी गई और 26/11 के मुजरिमों के मुकदमे का ट्रायल भी लटकाकर रखा है। फिर भी भारत अपना वादा निभाने जा रहा है। 25 अगस्त को भारत की विदेश सचिव पाकिस्तान जा रही हैं। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि मोदी और शरीफ की मुलाकात के बाद पाकिस्तान तो थोड़ा भी नहीं सुधरा, फिर पाकिस्तान के साथ बातचीत आखिरकार क्यों? पाकिस्तान फौज सरहद पर गोलियां बरसा रही है। पिछले 15 दिनों में भारत के 2 जवान सरहद पर शहीद हो चुके हैं और भारत सरकार जवाबी कार्रवाई के नाम पर पाकिस्तान से विदेश सचिव स्तर की बातचीत शुरू करने जा रही है, जिसकी तारीख और जगह का ऐलान भी हो चुका है। The two foreign secretaries had some time ago had a telephonic discussion. They agreed that they will meet in Islamabad on 25th of August. भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के दरवाजे 27 मई को ही खुल गए थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीनामा दे दिया था कि दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने के लिए विदेश सचिव स्तर की बातचीत होगी। अब अपनी विदेश सचिव को बातचीत के लिए इस्लामाबाद भेजकर मोदी सरकार पाकिस्तान से किया वादा निभा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इसका हकदार है? दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए जरूरी था कि सरहद पर शांति कायम होती, लेकिन पाकिस्तान ने मोदी सरकार के राज में ही 19 बार सीमा पर बेवजह फायरिंग की। ये बात खुद देश के रक्षा मंत्री अरुण जेटली कबूल कर चुके हैं। 27 मई से 17 जुलाई तक 19 वायलेशन पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन के किए हैं, जिनमें रिटेलिएटरी एक्शन हमारी फौज लेती है। पाकिस्तानी गोलीबारी में भारतीय जवानों की शहादत का मुंह तोड़ जवाब देने की चाहत हर हिंदुस्तानी की है। टॉक्स सक्सेसफुल हो और हमें पक्की उम्मीद है, लेकिन अगर नहीं तो हमें यह भी यकीन है कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब ये टॉक्स सक्सेसफुल हो और हमें पक्की उम्मीद है, लेकिन अगर नहीं तो हमें यह भी यकीन है कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब ये खत्म हो गया काम कि आ जाओ, अच्छा मार लो, चले जाओ, कोई बात नहीं है। अगर हमारी ये बाउंड्री है, बाउंड्री क्रॉस करोगे तो हम गोली मारेंगे। सरकार ने संसद में कहा भी था कि सीमा पर फायरिंग का जवाब दिया जाएगा। उम्मीद थी कि भारत सरकार कूटनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान को 2 टूक जवाब देगी, लेकिन गोली का जवाब मीठी बोली से दिया गया। There have been incidents of firing along the international boundary. Foreign Secretary Sujata Singh used the opportunity to raise these issues. प्रधानमंत्री मोदी और शरीफ की मुलाकात में भारत ने साफ तौर पर कहा था कि पाकिस्तान में 26/11 के आरोपियों का ट्रायल जल्द पूरा किया जाए। पाकिस्तान ने ये वादा भी नहीं निभाया। जिस दिन विदेश सचिव स्तर की बातचीत की तारीख का ऐलान दिल्ली में हो रहा था, उसी दिन लाहौर की अदालत ने 26/11 के मुकदमे की सुनवाई 3 सितंबर तक के लिए टाल दी। इस हमले का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान में खुलेआम भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है और पाकिस्तान की सरकार कह रही है कि वो हिंदुस्तान को खुश करने के लिए हाफिज सईद को जेल नहीं भेजेगी। ऐसे में सवाल ये भी है कि दोनों देशों के बीच बातचीत से हासिल क्या होगा? पाकिस्तान अभी भी हाफिज सईद के खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। अगर इन लोगों को पाकिस्तान अकाउंटेबल और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पे नहीं लाएगी, तब तक ये डायलॉग मुझे नहीं लगता है कोई खास आगे बढ़ सकेगा। The main problem with talking with Pakistan is that there are 4 governments in Pakistan. Border incursions are still taking place, so I have no objection to them going on a trip, but nothing is going to come out of it. पाकिस्तान से बातचीत शुरू करने के मोदी सरकार के फैसले से जब बीजेपी नेताओं को ही उम्मीद नहीं है, तो
तो फिर विपक्ष को तो ताना मारना ही है। जब हम थे तभी कहते थे कोई बातचीत नहीं हो पाकिस्तान के साथ, आर पार की लड़ाई हो जाने दो। अब कहाँ गई आर पार की लड़ाई के तेवर? कहाँ है आर पार की लड़ाई? प्रधानमंत्री जी ने चुनाव में कहा था कि अगर हमारे एक सैनिक का सर कटेगा तो कम से कम 10 सैनिकों का सर काटेंगे। तो प्रधानमंत्री जी उसको क्यों नहीं करते हैं? उसको करें तो कम से कम देश समझे तो कि एक मजबूत सरकार। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से बातचीत से ही बात बनेगी, इसलिए दोनों देशों के विदेश सचिवों की बातचीत होनी चाहिए। निगोशिएशन का क्रम हमेशा चलता रहता है और वो बराबर रहेगा, उसकी निरंतरता बनी रहेगी। जहां तक अतिक्रमण का प्रश्न है, उस संबंध में कोई बात होती है तो उसके अनुरूप जवाब देने की भी तैयारी रहनी चाहिए। पड़ोसी अगर बुरा है तो अच्छा बने, उसके लिए आवश्यक है ये कि हम उससे वार्ता जारी रखें। दुनिया में ये साबित हो रहा है कि जंग और जदल से कोई भी मसला हल नहीं होता और जो भी बातचीत का हल हो वही एक देरपा हल रहता है, वही एक काबिल कबूल हल रहता है। भारत में कोई नहीं चाहता कि पाकिस्तान से जंग हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या सीमा पर गोलियां बरसाने वाला पाकिस्तान मीठी बोली की अहमियत समझेगा? मोदी सरकार बनने के बाद आखिर पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया है जो उसके साथ बातचीत करके संबंध सुधारने की उम्मीद पाली जाए? रजत राकेश टंडन के साथ राकेश सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो इस पूरी चर्चा में हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ फिलहाल रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मीम अफजल साहब है। सुधांशु मित्तल जी, पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं सुधरा, बिल्कुल भी नहीं सुधरा। 19 बार सीज फायर का वायलेशन हो चुका है पिछले महीनों जब से आपकी सरकार आई है, उसके बाद भी ये बातचीत क्यों आखिरकार? दीपक जी, दो चीजें समझ लें। पहले उन्होंने सीज फायर का वायलेशन करा और मुंह तोड़ जवाब मिला उनको। इस वायलेशन को भारत की सरकार ने या फिर भाजपा सरकार ने हाथ जोड़ के स्वागत तो करा नहीं। ग्राउंड पे जो उन्होंने करा उसका रिटेलिएशन पूरा हुआ, ये तो एक चीज। और सेक्रेटरी लेवल की बात में यही सीज फायर वायलेशन जो है, इसी को लेके ये बातचीत हो रही है। तो सारी तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि आप अपना आचरण सुधारिए, और नहीं सुधारेंगे तो फिर जो होगा आगे होगा। आचरण सुधारिए, आप ये चाहते हैं? मीम अफजल साहब, पाकिस्तान अपना आचरण के लिए एक चीज दीपक जो बता दूं, मैं मीम अफजल साहब के पास चलता हूं, फिर आपके पास आता हूं। मीम अफजल साहब, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? आप अच्छा, ठीक। हमने कहां विरोध किया? हम तो ये पूछना चाह रहे हैं, अभी इन्होंने कहा कि मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। हमारे जमाने में क्या चूड़ियां पहन करके हम घर बैठते थे क्या? जवाब नहीं दिया जाता था? मैं आपको याद दिलाऊं कि एक बार पाकिस्तान में खबर छपी थी कि हमारे 18 लोग भारतीयों ने मार दिए, और जाहिर है कि रिटेलिएशन ही हुआ था जिसके नतीजे में ऐसा हुआ था। और अभी चंद रोज पहले हमारा एक जवान मारा गया, और खुद वित्त मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा कि 19 वायलेशंस हो चुके हैं जब से इनकी सरकार आई है 2 महीने के अंदर। और 19 वायलेशन के बाद ये बातचीत हो रही है बड़े शौक से। लेकिन उससे पहले आपने कौन सा आश्वासन पाकिस्तान से लिया है, कम से कम उसका जिक्र भी हो जाता। आज जो विदेश मंत्रालय से इस सिलसिले में ऑफिशियल बयान आया है, उसमें यही कहा गया कि आधे घंटे बातचीत की गई। मैं समझता हूं कि मोदी जी के जाना, पाकिस्तान जाने की तैयारी के सिलसिले में ये हो रहा है। वायलेशन के सिलसिले में हो रहा है नहीं हो रहा है मुझे नहीं पता, एजेंडा तो इसका कोई सामने आया नहीं है। ये तो सुधांशु जी को पता होगा, हमको तो मालूम नहीं है कि ये एजेंडा है। अखबारों में जरूर आया, कोई एजेंडा नहीं आया आज की तारीख तक कि वहां जाकर क्या गुफ्तगू होगी, क्या बातचीत होगी। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं दीपक जी कि भारतीय जनता पार्टी की शुरू से राजनीति जो है उसके हमेशा 2 चेहरे रहते हैं। एक चेहरा वो है जो ये बाद में दिखाते हैं, एक चेहरा वो है जब ये हमसे कभी
मुकाबले पर आते हैं। और मैं तो ये कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, और अभी सुषमा जी ने कहा, मैं उनकी इज्जत करता हूं, बहुत अच्छी पॉलिटिशियन है। उन्होंने अभी जो गाजा पर बहस हो रही थी उसमें उन्होंने कहा कि हमने तो कोई तब्दीली की ही नहीं, हम तो जो विदेश नीति पहले से चली आ रही है उसके मुताबिक चल रहे हैं, और रेजोल्यूशन पास करने से इनकार किया गाजा पर। लेकिन यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमैनिटी की जो कमीशन है, ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसने जब जेनेवा के अंदर एक प्रस्ताव किया तो बहुत खामोशी के साथ उस पर दस्तखत कर दिए। यानी जो काम भारत में सारी अपोजिशन कह रही थी वो नहीं किया, लेकिन जेनेवा में दस्तखत किए और साथ में बड़े सख्त कमेंट भी किए हैं। वो रेजोल्यूशन आज बहुत से अखबारों में उसकी कुछ थोड़ी बहुत उसके एक्सट्रैक्ट छपे हैं, उसको पढ़ लीजिए तो पता लग जाएगा। तो ये कौन से भारत, कौन से कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे? ये तो हमारी बार बार साबित कर रहे हैं कि हमारी कार्बन कॉपी है ये। हम तो सवाल उठाते हैं कि भाई जो काम हम कर रहे थे, आप तो विदेश मंत्री, आपको मैं बता दूं कि फॉरेन सेक्रेटरीज की मीटिंग सितंबर 2012 में हुई थी, और उसके बाद जब जनवरी 2013 में हमारे एक जवान का सर काट लिया गया था, उसके बाद ये बातचीत बंद हो गई थी। और अभी जो आपने अपने तबसरे में जिक्र भी किया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, बड़े जोर शोर से कहा करते थे कि भाई हम तो 10 लोगों के सर काट के लाएंगे उसके बदले में। और अभी भी एक शिवसेना के इनके जो साथी हैं उन्होंने पार्लियामेंट में कर रहा था, एक जवान मरा है, जब तक 10 नहीं मारेंगे कोई बातचीत नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने पूछा शिवसेना से, क्या इनके सहयोगी हैं, कोई बात की उनसे? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अफजल साहब, असल में दोहरी राजनीति है। अफजल साहब जवाब ले लेते हैं। इनके खिलाफ जाती है वो शिवसेना से कहलवाते हैं, अफजल साहब और दूसरा वही काम करते हैं जो हम करते थे। अफजल साहब जवाब ले लेते हैं। जायज है। आप सुधांशु मित्तल जी, आप इनकी कार्बन कॉपी बनकर रह गए हैं और कुछ नहीं। हाँ दीपक जी, इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस साल 56 वायलेशन हुए हैं। 19 हमारे जमाने में हुए, उससे पहले टोटल जो अब तक मिला के उसका है 56 है। और आप क्या कर रहे थे? आप बहुत तो तमंचे चला रहे थे क्या? एक बात। दूसरी बात इन्होंने कही कांग्रेस मुक्त भारत। हाँ, आपके दबाव में हमने तो बातचीत बंद कर दी थी। मतलब आप बताइए, आज जब 56 हो जाएंगे तब आप कठोर कार्रवाई करेंगे। देखिए आप बोलते, देखिए नहीं विधानसभा की मीटिंग हो रही थी तो आप तो धरना प्रदर्शन पे बैठ गए थे जाकर के, हमने तो कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। साहब आप बहुत वरिष्ठ, एक सेकेंड, मीम साहब आपसे मैं उम्मीद नहीं करता हूं, आप बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। और एक चीज हमेशा आप मानते हैं कि जब दूसरा बोलता है तो आप बीच में नहीं बोलते हैं। आज भी आपको वो जो है अपना शिष्टाचार दिखाना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि एक दूसरे से हम इस तरह की बहस करके ठीक नहीं है। क्यों अब आप इसमें तिलमिलाइए नहीं। अच्छा देखिए, हाँ हमने कहा है कांग्रेस मुक्त भारत, क्योंकि हमें एक भ्रष्टाचारी संगठन जिससे देश की अर्थव्यवस्था और देश को लूट खसोट करके खा गई हो, उससे मुक्ति भारत को चाहिए। ये कहा कांग्रेस मुक्त भारत जो है, हिंदुस्तान मुक्त भारत नहीं कहा है। देश की जो विदेश नीति है उस पर हमेशा एक आम कंसेंसस बना के चलने की हमेशा कोशिश हुई। इसीलिए अटल जी के नरसिम्हा राव के जमाने में अटल जी गए और हमारे जमाने में आप लोग भी गए। अभी सुषमा जी जो है श्रीलंका भी गई थी। तो कुछ चीजों में राष्ट्रीय हित जो होता है, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होता है, उसको हल्की राजनीति में नहीं लाना चाहिए। तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, अच्छा आप एक क्लियर स्टैंड लीजिए, क्या भारत को सचिव स्तर की बातचीत करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? कांग्रेस का इसमें क्या मत है? मत तो सामने करें। कहिए नहीं साहब बिल्कुल बातचीत नहीं करनी चाहिए, तो चलिए उस पर चर्चा होगी। क्या एक चित्र मेरी पटरी मेरी अंटा मेरे बाप का, ये नहीं होता है। आगे चलता हूं मैं। क्या आप भी कहते हैं, और राष्ट्र हित की हमेशा ये बात होती है कि शुड वी बी अ वॉर मॉन्गरिंग नेशन। हर चीज का एक प्रतिक्रिया के ट्रिगर्स होते हैं। किस बात का उस पर क्या जवाब दिया जाएगा? व्हाट इज द प्रपोर्शन? अब आतंकवाद है,
आतंकवाद जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड होगा उसका एक प्रपोर्शन डिफरेंट होता है, ये सीज फायर वायलेशन का एक प्रपोर्शन डिफरेंट होता है। इसलिए चीजों को उसके संदर्भ में देख के, उसके परिप्रेक्ष्य में देख के अगर बात करेंगे तो चर्चा में जो है कुछ अच्छी चीजें निकल के आएंगी कि भाई क्या करना चाहिए। यही तो कांग्रेस कहती थी सुधांशु भाई, देखिए यही तो कांग्रेस कहती थी। सुनिए यही तो कांग्रेस कहती थी, तब आप कहते थे बातचीत का कोई मतलब नहीं है। पे हमने कब कहा कि बातचीत नहीं होनी चाहिए? आपने कई बार कहा, दीपक जी आपने कई बार कहा, आपका कंसिस्टेंट स्टैंड ये था। आप बताइए ना कब कहा? आपका कंसिस्टेंट स्टैंड यही था। हमारा कंसिस्टेंट स्टैंड ये था, जब तक टेररिज्म के एक्शन चलते रहेंगे तब तक हमारा कंसिस्टेंट स्टैंड ये था कि बातचीत ना करके ऑफेंसिव, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव पे जाना चाहिए। यही स्टैंड था। कब नहीं रहा हमारा, और आज भी कह रहे हैं बातचीत नहीं होनी चाहिए, ये स्टैंड था आपका। सुनिए, आतंकवादी आतंकवादी हमलों के बाद हमेशा ये स्टैंड रहा, कभी सीज फायर को लेकर बातचीत नहीं होनी चाहिए, नहीं स्टैंड है। और एक नई शुरुआत की कोशिश हो रही है, नहीं करेंगे और ये अपने रवैया नहीं बदलेंगे तो आप भी देखेंगे क्या होने वाला है। लेकिन वो मुझे कहना है कुछ चीजें प्रियम करने से पहले सारी स्थितियों का जायजा लेके अगर करेंगे तो शायद रिस्पॉन्सिबल बात रहेगी, नहीं तो हम लोग भी शब्दों का जाल में इधर उधर बात करते रहेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। उससे कोई फायदा नहीं होगा। मेरे साथ श्वेता पारुलकर जी जुड़ गई है जो शिवसेना की स्पोक्स पर्सन है। आप क्या पाकिस्तान से बातचीत के फेवर में है श्वेता जी? अभी बातचीत तो कई सालों से चल रही है और हम लोग ने देखा है कि अभी नरेंद्र मोदी जी ने भी दोस्ती का हाथ फिर से बढ़ाया है और ये बात फिर से शुरू की है कि दोस्ती का हाथ बढ़ाए और हमारे जो दोनों राष्ट्र के रिलेशन है वो ज्यादा अच्छा हो जाए। लेकिन अगर वो नहीं हो सकता है तो फिर अलग तरह से सोचना पड़ेगा। मतलब आप इस बातचीत के पक्ष में, शिवसेना इस बातचीत के पक्ष में, फेवर में? हाँ जी बिल्कुल। ये तो बड़ा नया स्टैंड है शिवसेना का। पहली बार सुन रहा हूँ कि शिवसेना भारत पाकिस्तान के बातचीत के पक्ष में है। आपने तो पीछे खोदी थी, बाला साहब ठाकरे तो मुखर विरोधी थे, उनका कहना था पाकिस्तान से कभी बातचीत होनी ही नहीं चाहिए। नहीं अभी, लेकिन जब भी नरेंद्र जी के स्वेरिंग इन के दौरान जब भी नवाज शरीफ को न्योता दिया था और फिर से एक बार नई सिरे से शुरुआत करने की कोशिश की है, तो मुझे लगता है कि बातचीत तो करनी ही चाहिए, उसके बिना तो हो नहीं सकेगा। अफजल साहब, एक संक्षेप जवाब चाहूंगा। आप तो कह रहे थे कि एनडीए के पार्टनर बटे हुए, शिवसेना इसमें उल्टा सोचेगी, लेकिन शिवसेना तो इस बार मोदी जी के साथ है। देखा आपने मोदी जी की धमक कितनी है? देखिए, शिवसेना इसमें उल्टा सोचेगी, लेकिन शिवसेना तो इस बार मोदी जी के साथ है। देखा आपने मोदी जी की धमक कितनी है? देखिए, आपको शायद मालूम नहीं कि शिवसेना के एक पार्लियामेंट के मेंबर, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है इस वक्त, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, रोज बयान देते हैं पार्लियामेंट के बाहर। उन्होंने परसों बयान दिया है ये, और उन्होंने इसकी सख्त मुखालफत की। एक के बदले में 10 को मारने की बात कही है। और ये हमारी बहन जो बैठी है यहाँ पर, प्रवक्ता हैं, ये कुछ और बात कह रही है, मुझे बड़ी हैरत हो रही है। लेकिन अगर ऐसी हैरत अंगेज नहीं तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। मेरा ख्याल है आपको अपनी सारी इस तरह की नीतियों पर दोबारा से गौर करना चाहिए। शिवसेना को अपनी जिस तरह की भी नीतियां वो लोग बोलते रहते हैं, अभी प्रेम शुक्ला जी होते यहाँ पर तो शायद कुछ और कह रहे होते। मेरे ख्याल में जो बहन है, मैं तो पहली बार देख रहा हूं, शायद ये पूरी ब्रीफ लेकर आई है, नहीं आई है, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन जो शिवसेना कहती रही है और जो करती भी रही है, ये उससे बिल्कुल उलट बयान है। अगर ये ऑफिशियल बयान है तो मैं समझता हूं एक बड़ी जबरदस्त चेंज है और शिवसेना को इसका काफी अच्छा जोरदार प्रोपेगेंडा करना चाहिए। लेकिन श्वेता पारुलकर जी, हम पाकिस्तान के दोस्त हो गए आप। श्वेता पारुलकर जी, संजय राउत जी ने साफ साफ विरोध किया था इसका। नहीं, मैं अभी जी संजय राउत जी बात करें पैनल पे, मुझे मालूम नहीं। नहीं, अभी कौन बात करें पैनल पे मुझे मालूम नहीं है। मीर मुफज्जल साहब है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के। हाँ जी,
तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूं उनके एडवाइस के लिए, लेकिन शिवसेना की भूमिका ये संयमी ही रही है और जब भी अगर कोई बात उस तरह से होती है तो वो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन अगर दोस्ती का प्रस्ताव अगर नरेंद्र मोदी जी रख रहे हैं तो हम उनके साथ हैं इस विषय में, और अगर वो नहीं हो पाएगा, उसको सक्सेस नहीं मिलेगा, तो क्या करना है उसका भी जो आगे करना है वो उनके साथ हैं हम। आप नरेंद्र मोदी के साथ हैं। बख्शी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा यहाँ पर और बताइए कि अगर ये प्रस्ताव पाकिस्तान की तरफ से होता तो आपका क्या रिएक्शन होता? नरेंद्र मोदी जी को तो आपने लबैक कह दिया, अगर ये पाकिस्तान की तरफ से होता प्रस्ताव तो फिर आपका रिएक्शन क्या होता? श्वेता जी जवाब दीजिए। नहीं, अभी अगर मगर का जवाब देने में तो कोई मतलब ही नहीं है, अभी जो है उस पे ही बोलने की जरूरत है। अगर मगर का जवाब नहीं देंगे, सुधांशु मित्तल जी, आतंकवादी हमले वहां से हो रहे थे, जैसे सानिया मिर्जा पर बोल रही है आपकी पार्टी। अरे यार वो नहीं, हमारी पार्टी सानिया मिर्जा पे अभी तो कुछ डायरेक्ट स्टैंड नहीं लिया है। हालांकि जब भी उन्होंने शादी तय करी थी तभी शिवसेना ने डेफिनेटली स्टैंड उसके विरोध में लिया था, लेकिन अभी कोई स्टैंड पर्टिकुलरली नहीं लिया है। आज भाई आपके प्रवक्ता 2-3 चैनलों पर बैठकर उसको अपोज कर रहे थे। मीम अफजल साहब, हम विषय से भटक रहे हैं। मैं बख्शी साहब के साथ पास चलूंगा, उसके बाद में सुधांशु मित्तल जी के पास आऊंगा। बख्शी साहब नहीं होना चाहिए। सुधांशु मित्तल जी, मैं आपके पास 1 मिनट में आ रहा हूं, मुझे बख्शी साहब को जोड़ना पड़ेगा। बख्शी साहब, क्या आपको लगता है कि ये माकूल वक्त है बातचीत का? देखिए साहब, मैं समझता हूं कि अगर हम एक प्रिंसिपल्ड सैद्धांतिक पोजीशन लेते हैं तो हमको उसके साथ निभाना चाहिए, स्टिक करना चाहिए। हमारी पोजीशन ये थी कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद नहीं बंद करता, लाइन ऑफ कंट्रोल पे अपनी कारस्तानियां बंद नहीं करता, हम उससे बातचीत नहीं करेंगे। मुझे हैरत हो रही है कि अब हम बातचीत के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हैं, क्योंकि देखिए जैसे ही फॉरेन सेक्रेटरी साहिबा के वहां जाने की बात हुई, पाकिस्तान की फौज ने दनादन गोलियां दागनी शुरू की हैं। इसके अलावा पिछले 2 महीनों में भारतवर्ष से एक टिड्डी दल, ये वैदिक जी का और अपने कुलकर्णी साहब का, मणिशंकर अय्यर साहब का, और ये अपने जो पुराने फॉरेन मिनिस्टर साहब थे सलमान खुर्शीद साहब, ये सारे इस्लामाबाद लाहौर पे छा गए हैं शांति की बातें करने। और अब मैं समझता हूं बहुत ओछी हरकतें की हैं, खासकर वैदिक जी ने वहां हाफिज सईद, जिसके हाथ हमारे देश के नागरिकों के खून से रंगे हैं, उससे बातचीत करके। इस तरह आपने कमजोरी का सिग्नल दिया है, माफ कीजिए। और कोई हैरानी हमको नहीं होनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान की सेना फायर कर रही है। एक बीएसएफ का जवान और एक सेना का जवान शहीद हो चुके हैं। क्या हमको ये मंजूर है? और ये दर्जे हरारत आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि और बढ़ेगी। ये तो हम कितनी बार देख चुके हैं, अब एक और ट्रेलर देखने की क्या जरूरत है? मैं आपको आज लिख के दे सकता हूं कि अगले 10-15 दिन में लाइन ऑफ कंट्रोल पे दर्जे हरारत दबा के बढ़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान की फौज नहीं चाहती कि कोई शांति की वार्तालाप हो, और नवाज शरीफ साहब से बात करना नहीं के बराबर है, क्योंकि उनकी वहां चलती नहीं। नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान की सेना का चीफ सल्यूट करता नहीं। तो साहब ये जो है आप करने को कर सकते हैं, लेकिन हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। कथनी और करनी में फर्क ना हो। सुधांशु मित्तल जी, सुब्रमण्यम स्वामी ने भी, आपकी पार्टी के नेता हैं, यही बात कही है। कैसे भरोसा करेंगे नवाज शरीफ पर आप? दीपक जी, पहले समझ लीजिए कि हमारी जो विदेश नीति की सबसे अहम लाइन क्या है। हम नजर बराबरी की मिला के चलेंगे, झुका के नहीं चलेंगे। जो आज तक का एक पहलू था विदेश नीति का, जिसमें कमजोरी का एक एहसास होता था, वो नजर झुकी हुई होती थी।
यहाँ नजर उठा के देखते हैं हम लोग, नजर झुका के नहीं। एक बात मीम अफजल साहब ने अभी कहा कि शिवसेना को अपनी राजनीति उसका मूल्यांकन करके बदल लेनी चाहिए। मुझे लगता था लोकसभा के चुनावों में जो इनका हश्र हुआ है उसके बाद शायद अपनी राजनीति के बारे में दोबारा ये लोग चिंतन करते कि क्यों हिंदुस्तान की जनता ने इनको उस हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया है कि जहां पे विपक्ष के नेता तक का पद इनको हासिल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी विश्वसनीयता और आपकी नकारात्मकता दोनों की वजह से जनता के मन से आप उतरे हुए हैं। आपसे निवेदन है कि राजनीति को देश हित से सर्वोपरि ना मानिए, देश हित सर्वोपरि होता है। कोई चीज बोलते समय, सोचते समय और दूसरे के बारे में कहते समय अपने गिरमान में झांकिए। क्यों आपने कहा, मैं फिर वही कह रहा हूं, कांग्रेस मुक्त भारत जरूरत है क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए। उसमें आप जो चीजों का जो टिप्पणियां कर रहे हैं वो संदर्भ के अलग हटके कर रहे हैं। और कम से कम विदेश नीति के बारे में आज तक का एक हर राजनीतिक संगठन ने एक ये धर्म निभाया है कि देश हित में हम लोगों ने देश हित की बात करी है, कम से कम वो करिए, अच्छा रहेगा। और बाकी जनरल साहब एक चीज बताइए, नवाज शरीफ आए, उन्होंने आके आश्वासन भी दिए, अपनी तरफ से अभी तक आतंकी हमला भी कोई नहीं कर रहे हुए हैं, ये हो रही है, इसका जवाब दिया जा रहा है। आप एक तय करते हैं इस देश में कि क्या करना चाहिए, इसके क्या, व्हाट इज अ वे फॉरवर्ड। एक फॉरवर्ड है कि भैया इस पर में हमला कर देना चाहिए पाकिस्तान पे जो है। जनरल साहब आप तो बैठे हुए हैं, आप डिफेंस एक्सपर्ट है, बताइए कि क्या हिंदुस्तान को इस समय पाकिस्तान पे हमला कर देना चाहिए क्योंकि सीज फायर जो है वायलेट हो रहा है। अगर आप कहते हैं तो ये सजेशन मैं रैली लेके जाता हूं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। नहीं तो जो अपनी मैंने कहा आंख मिला के और आंख ऊपर करके बात करें कि भाई तुम बदमाशी कर रहे हो, देखो तुमने कहा था ये चीजें हो रही हैं और इसके परिणाम जो होंगे, फिर ये नहीं कहना कि भाई आपने नहीं करा था। ये बात हो रही, या तो उस सीज फायर वायलेशन पे भारतीय सेना जो है हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है, कोई रिटेलिएशन नहीं हो रहा। सत्य आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि क्या क्या चीजें हो रही क्या नहीं हो रही है। तो कृपा करके यहाँ पे मीडिया के सामने हमें कुछ भी बोलना है, इसलिए बोलने के लिए हमें बोलना है, वो शायद पता नहीं कितना सार्थक रहे नहीं रहे। तो मेरा तो है कि इसको चर्चा को एक गंभीर चर्चा बनाई जाए। राजनीति के ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने तो बहुत मेरे पास एम्युनेशन है, क्योंकि जनादेश इनके खिलाफ गया, हमारे पक्ष में गया, जनादेश में क्या क्या चीजें थी, बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन छोड़िए इस समय। वो कहते हैं कल की बातें छोड़ो, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलके नई कहानी। चलिए मिलके नई कहानी की बात करी जाए। मिलके दीपक जी मेरा निवेदन है, सकारात्मक सुधांशु मित्तल जी क्या होनी चाहिए नीति। सुधांशु मित्तल जी जवाब ले लेते हैं जीडी बख्शी जी से। जीडी बख्शी जी, क्या सुधांशु मित्तल जी पूछ रहे हैं क्या बातचीत नहीं करें तो वॉर करें? आपका क्या सजेशन है यहाँ पर, आप क्या कहेंगे? देखिए हम सिर्फ, मैं एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते इतना कह सकता हूं कि जब कांग्रेस का शासन था तो हमें बोला जाता था कि साहब या तो बातचीत होगी या एटमी युद्ध होगा, और इसलिए एटमी युद्ध कोई परिकल्प नहीं है, तो इसलिए हम पाकिस्तान का थूका चाटते रहे, और ये 10 साल यही हुआ है। मैं केवल आंकड़े देना चाहता हूं कि 1980 से लेकर आज तक भारत के 80,000 नागरिक पाकिस्तान की ISI के सपोर्टेड टेररिस्ट के हाथों मारे जा चुके हैं। 21,000 पंजाब में, 44,000 जम्मू कश्मीर में और 15 से 20,000 बाकी हमारे देश के नगरों में, मुंबई, दिल्ली सब शामिल। कुल मिला के 80,000 भारतीय जाने जा चुकी हैं। क्या इनका कोई मायने नहीं? क्या हमको जवाबी कार्रवाई चाहिए? और जवाबी कार्रवाई का मेरा मतलब है, एक मिनट, जवाबी कार्रवाई से मेरा मतलब है कि आप सीमा पर, एक्सक्यूज मी, मेरे को भी बोलने दीजिए, आप अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल पे आप ऐसी जवाबी कार्रवाई करें कि दोबारा फायर ना हो। मैं काफी सर्विस कर चुका हूं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और उस तरह की कार्रवाई हम कर चुके हैं, पहले हम कर चुके हैं, और मैं कह सकता हूं कि अभी वो नहीं हो रही। अभी कोई पूरा युद्ध छेड़ने के लिए मैं नहीं कह रहा, पूरे युद्ध और बातचीत के बीच में बहुत सारे लेवल्स हैं। सुधांशु जी, मेरा एक सवाल है यहाँ पर, जब शहीद हेमराज का सर कटा था तो सुषमा जी ने कहा था एक सर कटा है, हम 10 सर लाएंगे जब हमारी सरकार आएगी।
2 जवान शहीद हो चुके हैं। कितने, क्या 20 जवानों को मारा गया है पाकिस्तान के? ऐसा है दीपक जी, कुछ चीजें जो हैं इनके बहुत अच्छे खुलासे नहीं होते हैं। बर्बरता का जवाब बर्बरता से दिया जाएगा और ज्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी, ये समझ लीजिए। लाइन ऑफ कंट्रोल में फायरिंग के नतीजे क्या होते हैं सबको पता है, और उसके दूसरी तरफ क्या नतीजे होते हैं ये भी सबको पता है। जहां तक बख्शी जी का सवाल है, बख्शी जी से पूछिए कोई ऑर्डर ऐसा है क्या कि नहीं, करारा जवाब नहीं देना चाहिए? पूछिए इनसे जरा, ये तो डिफेंस एक्सपर्ट है। वहां पे कमांड के पास क्या ऑर्डर्स हैं, पूछिए इनसे जरा, फिर आगे इस चर्चा को बढ़ाते हैं। बताइए बख्शी जी। देखिए साहब, हम तो नतीजों से जज करेंगे। मैं साफ कहना चाहता हूं, हम लोगों को मोदी सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, बहुत उम्मीदें हैं कि करारा जवाब दिया जाएगा। माफ कीजिए, अभी तक वो जवाब दिखा नहीं है। हम लोग अगर निराश हो रहे हैं क्योंकि इसलिए सुधांशु जी कि अभी तक हमको वो जो करारा जवाब जिसकी बहुत हम उम्मीदें बांध के बैठे थे, बहुत उम्मीदें बांध के बैठे थे, अभी तक हमने नहीं देख पा, और इसलिए हमको जो है ये हैरानी हो। पहले हम लोग, मैं समझता हूं कि नई सरकार को थोड़ा अपना पांव जमाना चाहिए, हम भी चाहते हैं कि वो पांव जमाए, लेकिन अब उसके बाद बिल्कुल कांग्रेस की रील नहीं, जो है वही टेप दोबारा नहीं चलना चाहिए। सुधांशु जी, मेरा एक सवाल है। सुधांशु जी, बहुत भारी उम्मीदें हैं आपको। सुधांशु जी, मेरा एक सवाल है। मीम अफजल साहब, मैं आऊं अब तक, मुझसे पहले मेरा एक सवाल है। मैं आश्वस्त जी, सुधांशु जी, एक सेकंड, जब नवाज शरीफ आए थे, आश्वस्त कर देता हूं मैं कि कोई टेप नहीं चलने वाली है। जैसे जैसे चीजों का होने दीजिए, उसके बाद उनके रिस्पांस देखते रहिएगा। एक होता है हमेशा एक चीजों को, एक प्रील्यूड जो होता है उसमें एक चीजें बताई जाती है, अपनी नीयत साफ करी जाती है, और उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया कर दी जाती है। इसलिए आपको जो है अभी इतनी जल्दी डिसअपॉइंट होने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखिएगा कि प्रोपोर्शनल रिस्पांस किसको होता है और इंटेंस रिस्पांस किसको होता है। ये आने वाले समय में अगर ये चीजें होती रहेंगी तो यही सब होने वाला है। पहली बात सुधांशु भाई, पहली बात ये कि जब नवाज शरीफ से इंतजार कर रहे हैं, जब नवाज शरीफ आए थे तब जो बातचीत हुई थी उसमें कहा गया था कि 26/11 की ट्रायल जो है स्पीड अप होगी। 2 दिन पहले ही लाहौर के हाई कोर्ट में, लाहौर के कोर्ट के अंदर उसकी सुनवाई ही नहीं हुई क्योंकि सरकारी वकील ही नहीं आए और जज साहब छुट्टी पे चले गए। 26/11 कई सालों से वहां पर मुकदमा लटका पड़ा है। हाफिज सईद को खुला घूमने की छूट है, और तीसरी बात जो है लगातार सीज फायर का वायलेशन हो रहा है, जिसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इन 3 बातों के मद्देनजर आपको क्या लगता है नवाज शरीफ ने अपना एक भी वादा पूरा किया है जो हम उनसे बातचीत करें? दीपक जी, इन 3 बातों के मद्देनजर आपको क्या लगता है नवाज शरीफ ने अपना एक भी वादा पूरा किया है जो हम उनसे बातचीत करें? दीपक जी, हिंदुस्तान के अंदर किसी सरकार का यहाँ के न्यायालयों पे कब्जा है कि ट्रायल की डेट पे जज आएंगे नहीं आएंगे कोई कर सकता है क्या? वैसे ही वहां की पाकिस्तान की जुडिशरी और पाकिस्तान की सरकार, उनमें किसका क्या बैलेंस ऑफ पावर है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ये वो जुडिशरी है जो वहां के प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर देती है। सरकारी वकील नहीं आ रहे हैं, सरकारी वकील भी नहीं आ रहे हैं। उनकी जुडिशरी के सुधांशु मित्तल जी, सरकारी वकील भी नहीं आ रहे हैं और सब जानते हैं जानबूझ के हो रहा है। होगा तो सरकार, और महाराज सुन तो लीजिए दीपक जी, आप पाकिस्तान की पैरवी करेंगे मुझे नहीं लगता था। जो है छुट्टी पे होगा तो वकील आएगा क्या? मैं बिल्कुल पैरवी नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि किसी चीज को दोषारोपण करने से पहले सत्यता का जो है कहीं सत्यता कैजुअलिटी ना हो जाए। मुझे सिर्फ इतना है, बाकी मैं क्यों पाकिस्तान की करूंगा। मैंने तो आपसे कहा कि देखिएगा इंटेंसिटी के जवाब क्या होते हैं। एक होता है कि एक आप हर एक को एक रोप देते हैं कि भाई देखिए हमारी नियत और नीति ये साफ है, आप ये कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब आए, उनको बतला दिया आतंकवाद के बारे में। उसके बाद ये हो रहा है, ये सेक्रेटरी साहब जो है, फॉरेन सेक्रेटरी साहब बतला रहे हैं। उसके बाद आप देखिएगा
ये तोहमत और इल्जाम और कटघरे में हम तब खड़े होंगे जब चीजें ठीक नहीं होंगी, और उसके बाद भी हम नहीं चुप रहेंगे तो जरूर कटघरे में खड़ा करिएगा। मैं अफजल साहब के मेरे को आपसे माफी मांगनी पड़ेगी कि हाँ, हमें सरकार से कुछ और उम्मीदें थी। मैं अफजल साहब के पास जाऊं उससे पहले आपको एक और फैक्ट बता दूं कि ये समय दीजिए, समय से पहले ना करिए। ये सरकारी वकील इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि इनको जान का खतरा है, और जब से 26/11 हुआ है मैं हर बार पाकिस्तान गया हूं और हर बार आश्वासन मिला है और हर बार निराशा हाथ लगी है। मीम अफजल साहब इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। मैं चिदम्बरम साहब के साथ भी पाकिस्तान गया था, मैं SM कृष्णा साहब के साथ भी पाकिस्तान गया था, और मैं फॉरेन सेक्रेटरी साहब के साथ भी पाकिस्तान गया था। जो सितंबर 2012 की बात मीम अफजल साहब कर रहे हैं, मीम अफजल साहब ये सच है ना? हाँ, ये बिल्कुल सच है, और आगे शायद आपको मौका नहीं मिलेगा, ये भी सच होने जा रहा है। क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जब बाहर गए थे तो 3-4 जर्नलिस्टों को ले गए थे, पूरी टीम उन्होंने ड्रॉप कर दी थी। ये भी शायद जानकारी आपको देनी चाहिए अपने टेलीविजन चैनल के जरिए से, क्योंकि प्रेस बहुत आजाद है, मीडिया बहुत आजाद है, मोदी जी की बड़ी सपोर्ट उसको रही है, तो उसका जवाब तो उन्हें मिलना ही चाहिए। तो मुझे यकीन है दीपक जी कि आइंदा आपको पाकिस्तान जाने का शायद मौका ना मिले। दूसरी अहम बात, हमारे सुधांशु भाई ने एक बात कही कि राष्ट्रीय हित में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो टीवी चैनल्स पर नहीं की जाती। मैं चूंकि राजदूत भी रहा हूं और डिप्लोमेसी को भी थोड़ा बहुत तालिब इल्मी के समझ लीजिए कि छोटा सा तालिब इल्म हूं, तो मुझे इसकी जानकारी है। हम भी बहुत ही नरमी के साथ आपसे यही सवाल किया करते थे और यही कहा करते थे कि डिप्लोमेसी में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनका जिक्र टीवी पे नहीं होता। आज भगवान ने एक ऐसा मौका दिया कि उनको वही सारे जुमले दोहराने पड़ रहे हैं जो किसी जमाने में मैं दोहराता था। ये तो वक्त की बात है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि राष्ट्र हित के अंदर जो चीजें हों उसके ऊपर ज्यादा बातचीत करना ठीक नहीं होता। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब हम बातचीत करते थे तो वो राष्ट्र विरोधी काम होता था, और आप जाकर के धरना प्रदर्शन करते थे, फॉरेन मिनिस्टर के घर के ऊपर जाकर के घेराव करने की बात करते थे, और आज आप वही काम कर रहे हैं। आपने कहा, आपने पूरे इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ मोदी जी ने तकरीरें की, कम से कम 20 तकरीरों में तो उसका जिक्र मौजूद है, और उसके बाद प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने एक नेता भिजवा दिया। बड़े खुशी की बात। चलिए आगे, आपको भी अटल बिहारी वाजपेयी जी बनने का शौक है, उसको जरूर पूरा करें। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब आए तो उनसे आश्वासन लिया गया, ये ऐसा बता रहे हैं हमारे भाई, तो वो आश्वासन का शायद नतीजा है कि 19 वायलेशन हुए हैं और 2 जवान मारे जा चुके हैं। और जवाब में हमने कितना जवाब दिया है, मैं उस तरह की जंगो-जदल की बात नहीं करता। वो मेरा ख्याल है बख्शी साहब, और बख्शी साहब ने अभी एक और बड़ी अहम बात की, और उन्होंने कहा कि जंग के अलावा भी कुछ ऐसे पहलू होते हैं जिनसे जवाब दिया जा सकता है, और वो सरहद पर रहे हैं और उन्होंने ऐसा जवाब दिया है। मुझे खुशी है कि आज जनरल बख्शी ने ये बात सबको बताई। लेकिन ये पूछना चाहता हूं जनरल बख्शी साहब से भी और सुधांशु भाई से भी कि जब जनरल बख्शी सर्विस में थे और LOC पर जाकर के पाकिस्तान का डट के मुकाबला करते थे और जवाब देते थे, तो सरकार कांग्रेस की थी या भारतीय जनता पार्टी की थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनरल बख्शी की बात पर अगर मैं यकीन कर लूं तो कांग्रेस ही थी जो सही मानों में जवाब दिया करती थी, और जंग के अलावा भी जो विकल्प थे उसका इस्तेमाल करती थी। ये सरकार जो विकल्प इस्तेमाल कर रही है उसकी मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। आपने शुरू में पूछा था दीपक जी कि आप मुखालफत क्यों कर रहे हैं, मैंने कहा हम मुखालफत नहीं कर रहे, हम सवाल जरूर पूछेंगे, अपोजिशन में हैं, और हमने जो कुछ भुगता है और जो इनके झूठे प्रोपेगेंडा का हम शिकार हुए हैं, जब ये वही काम करेंगे तो हम इन्हें बार बार याद दिलाएंगे। इनको याद दिलाने का मकसद इनको याद दिलाना नहीं है, कभी भी नहीं मानेंगे। ये जनता को याद दिलाना है कि इन्होंने ये कहा था कि हम भारत आपको देंगे कांग्रेस मुक्त। इन्होंने कहा था कि इस कांग्रेस ने इस देश को 65 साल में बर्बाद किया है। अगर हमने हर पॉलिसी में 65 साल में बर्बाद किया था तो आज आप कार्बन कॉपी क्यों बने हुए हो? आज आप क्यों हमारी तमाम नीतियों पर चल रहे हो? क्यों हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी को चला रहे हो? क्यों फूड बिल को लागू करोगे? क्यों हमारे बनाए हुए कानून को लागू कर रहे हो? आपने कैसे कहा था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत देंगे?
आप कांग्रेस मुक्त भारत नहीं दे सकते। अफजल साहब, आपकी अपनी कोई राजनीति नहीं है, आपकी अपनी कोई सोच नहीं है, आप सिर्फ नकलची हैं। नवाज शरीफ की राजनीति की बात कर रहे थे। हम नवाज शरीफ की राजनीति की बात कर रहे थे। नवाज शरीफ की राजनीति की बात कहा ना कि उनसे वादा जो किया, उन्होंने जो वादा किया था और इनको एश्योरेंस दिया था, उसके बाद में 19 वायलेशन हो गए। सुधांशु जी, मीम साहब को शायद ध्यान नहीं आ रहा कि हम चर्चा क्या कर रहे हैं। मैं आपकी उत्तेजना और आपकी निराशा दोनों समझ सकता हूं, लेकिन मीम साहब, हम लोग एक बड़े गंभीर विषय को कर रहे हैं और मुझे उम्मीद थी कि इसकी गंभीरता भी समझते जीत गए, इसका कितनी बार जिक्र करेंगे। हमने अपनी हार मान ली। शब्दों में लफाजी हम लोग को करनी तो हम लोग करते रहेंगे। अरे आप याद दिलाएंगे, आप हार गए तो आपको बताएंगे। मैं बीच में नहीं बोलता। देखिए, आपसे उम्मीद नहीं करता, मैं आपसे उम्मीद नहीं करता बीच में बोलिएगा। चलिए ठीक है। आप हमेशा शिष्टाचार के साथ चर्चा करते हैं, प्लीज जी करिए, बीच में ना बोलिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, याद दिलाने के लिए शुक्रिया देता हूँ जी। सुधांशु जी, बड़ा सवाल यहाँ पर ये बनता है, सवालों का जवाब दे दीजिए, सीधी बात समझिए जी। नहीं, बड़ा सवाल यहाँ पर ये बनता है कि आखिर ये बातचीत ही क्यों? मैंने आपसे पूछा ना कि सामने सब जने बैठे हुए हैं, मीम साहब से पूछे बातचीत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इनसे कई कैटेगरिकल स्टेटमेंट दें, ये बताएं कि भाई बातचीत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये मना करे कहीं नहीं, कांग्रेस का पक्ष ये है कि बिल्कुल बातचीत नहीं होनी चाहिए, फिर सोचते हैं ना, बोले ये पूछे इनसे। मीम अफजल साहब, जवाब दीजिए। मुझे बताइए सुधांशु जी, हमने मना कब किया? हमने कब मना किया? हम तो आपको याद दिला रहे हैं कि जब हम बातचीत करते थे तो आपका रवैया क्या होता था। अरे भैया, और क्या आप जो बातचीत करने जा रहे हैं उसके लिए आपने एक मुनासिब माहौल बना लिया है। हम बातचीत के बिल्कुल हक में हैं, खिलाफ नहीं है। अब मैं कहती हूं उसके लिए जो डिप्लोमेटिक एक माहौल होता है, देश में जो वातावरण बनाने की कोशिश होती है, क्या उसको पूरा कर लिया? ये जनरल बख्शी साहब बता देंगे। जनरल बख्शी साहब, क्या माहौल बन गया है? श्वेता पार्लुरकर के पास आऊं उससे पहले जनरल बख्शी साहब, आपसे जानना चाहूंगा। एक सेकंड दीपक जी, एक सेकंड, एक मिनट सुधांशु भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये सवाल मीम अफजल साहब ने जनरल बख्शी जी के लिए उतारा है। हाँ, देखिए, अभी मीम अफजल साहब पूछ रहे थे कि मैंने कांग्रेस के नीचे एक्शन लिया या बीजेपी सरकार। मैं 37 साल सेना में तैनात रहा हूं, ज्यादातर मेरा जीवन जम्मू कश्मीर में गुजरा है, हर रैंक पे मैंने लड़ाई देखी है। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि 1990 में ही जब हमने जवाबी कार्रवाई करी थी, वो इतनी जबरदस्त थी कि वहां पे सफेद झंडा खड़े करने पे हमने मजबूर किया हुआ है पाकिस्तान को। उस इलाके में, करगिल के क्षेत्र में 1990-91 में 29 बलूच थी हमारे सामने। उसके बाद मैं काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में लड़ा हूं। मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता दिल्ली में कौन सी सरकार होती है, हमारा सेना का धर्म भारतवर्ष की तरफ है। और मैं कह रहा हूं आपको, एक पुराने सफेद बालों वाले सैनिक की हैसियत से, जो बहुत लड़ाइयां देख चुका है और बहुत से हमारे जवान शहीद होते देख चुका है, कि अब समय है पाकिस्तान को लाइन ऑफ कंट्रोल पे दांत दिखाने का। और अगर आप मिक्स संकेत देंगे अपनी सेना को कि साथ में यहां बातचीत हो रही है, यहां फायर हो रहा है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आप क्लियर कट संकेत दें, आप देखेंगे कैसे दर्जे हरारत को बढ़ाया जा सकता है। पाकिस्तान के लिए हमको कीमत बढ़ाना जरूरी है ताकि वो ये एक्शंस रोके। मैं आखिर में केवल एक चीज कहूंगा, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हमारी करनी, हमारी कथनी से ज्यादा ऊंचा बोलती है। पाकिस्तान को अब कुछ करनी दिखाने का समय आ रहा है। उसके लिए, टेररिज्म के लिए कीमत बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए बेवजह लाइन ऑफ कंट्रोल पे आतंक फैलाने के लिए कीमत बढ़ानी पड़ेगी। और सुधांशु जी, देयर इज नो एक्शन, ओनली वर्ड्स। वहां पर एक्शन नहीं है, खाली शब्द है।
दीपक जी, अच्छा सुनिए, अब आपने अभी सुना मीम साहब कह रहे हैं हाँ बात होनी चाहिए, तो नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देयर इज नो एक्शन, ओनली वर्ड्स। आपको जानकारी दे दो, सुनिए, अरे सुनिए ना भाई, एक सेकंड, ये आपको लग रहा है ना, आपको एक्शन पता ही नहीं हो रहा है कि वहां पे बॉर्डर पे क्या एक्शन हो रहा है। जो एक्शन हो रहा है उसका रिएक्शन भरपूर हो रहा है, ये मैं आपको बतला देता हूं। एक चीज और, अभी आपने जनरल सिंह का बयान देखा होगा कल, कि दोनों सरकारों में फौज में कितना फर्क है। उन्होंने कहा जब से एनडीए की सरकार आई है, द एक्सटेंट ऑफ प्रोएक्टिज्म हैज इन्फ्यूज्ड न्यू ब्लड। आपने कल सुना ना, आर्मी जनरल मेरे तो नहीं है भैया, जनरल बख्शी में बैठे हुए, कोई फर्क दिखा होगा, तभी जनरल सिंह को ये कहने की जरूरत पड़ गई। बात छोड़िए, मैं ब्राउनी पॉइंट्स, फिर मैंने कहा मैं इस पे स्कोर नहीं करना चाहता। जो विषय की बात है कि अभी मीम साहब ने भी कहा बातचीत होनी चाहिए, देश में एक आम सहमति इस बात की है कि एक तरफ आंख दिखाइए और बातचीत करके बतला दीजिए अपनी मंशा, ताकि किसी को कोई ये भुलावे में ना रह जाए कि हमारे इसके बाद क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है चीजों की। और मैंने कहा कि हर चीज का एक सर्टेन ट्रिगर होता है, वो चीजें कुछ यहाँ पे चर्चाएं कि किस पॉइंट पे क्या ट्रिगर है, अभी नहीं करे तो वही बेटर है, क्योंकि ये ट्रिगर्स जो हैं, ये ट्रिगर्स जनता के बीच और टेलीविजन पे बतलाए नहीं जाते हैं। एक बात। दूसरी बात, मैं आपको एक चीज मतलब बड़े भरोसे के साथ कहना चाहता हूं कि निगाहें जो हैं उठा के देखी जाती हैं, हमारे यहाँ निगाहें झुकाती नहीं है। और भारत की फौज के सर को झुकाने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती कि जिसमें भारत की फौज हतोत्साहित होगी या उसका सर झुकेगा। और एक उदाहरण मैंने कल ही का आपको बता दिया कि अगर फौज में एनडीए के कार्यकाल, जो अभी छोटा सा कार्यकाल है, उसमें कार्यशैली में अगर कहीं दिक्कत होती तो शायद जनरल सिंह ने जो कहा वो कभी नहीं कहते। इसलिए अभी से शेर आया, काजी जी शहर का अंदेशा, ये सब बातों में कुछ नहीं रखा है। ये कुछ, देखिए, राजनीति हमें करनी चाहिए, हम कुछ विषय जिसमें बिल्कुल राजनीति करनी चाहिए। मैं आपको आपके चैनल पे ध्यान होगा, दो चीजों के बारे में हमेशा से मैंने कहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति, इस पे कभी भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, और मैंने कभी भी नहीं करी, इसलिए मैं आज भी नहीं करना चाहता। चाहे आतंकवाद का हो, माओवाद का विषय हो, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय हो, इस पे देश के हित के लिए हमेशा रहेगा। नहीं, कभी नहीं करी। मीन साहब आपने करी होगी, ये छिचोरापन आप लोगों क्या होता है। और आप कर, मैंने आपसे बार बार पूछा, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, मुझे लगता था कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा यही राजनीति की है। इस चुनाव के नतीजे के बाद मुझे लगता था इस चुनाव के नतीजे के बाद शायद आप लोग आज चिंतन में बैठेंगे। आप शायद अपने हित में हुई है, देश के हित में कभी नहीं की आपने। आज जनता में आपके प्रति आपकी नकारात्मक सोच और आपके नकारात्मक तरीके और आपकी भ्रष्ट कार्यशैली से जनता ने किस बुरी तरह से आपको नताड़ा है, उसको देखते हुए शायद कहीं आप चिंतन करते। लेकिन अफसोस है कि आते तो भ्रष्टाचार एकदम खत्म हो गया मेरे ख्याल में। राजनीति में लगे हुए हैं। अच्छा, आपको ये मुबारक हो, कितना कदम उठाया आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ, आप जरूर ये करिए, नकारात्मक राजनीति करिए। कितने लोगों की गिरफ्तारियां की, कितने लोगों को जेल भेजा आपने भ्रष्टाचार के जुर्म में। नकारात्मक राजनीति से अच्छा बड़ा फायदा होगा। ये आपने तो मजबूरी में भेजा। सुनिए, कांग्रेस और बीजेपी झगड़े ना, नकारात्मक राजनीति लोगों को जेल भेजा आपने भ्रष्टाचार के जुर्म में। नकारात्मक राजनीति से अच्छा बड़ा फायदा होगा। ये आपने तो मजबूरी में भेजा। सुनिए, कांग्रेस और बीजेपी झगड़े ना, नकारात्मक राजनीति आप करते रहे हैं और आज आप उसकी सजा भुगत रहे हैं। अच्छा ठीक है, कांग्रेस और बीजेपी झगड़े ना, मैं क्लोजिंग कमेंट जनरल बख्शी और श्वेता से लूंगा। नहीं चाहता। श्वेता, आप कहां तक मौका देंगी पाकिस्तान को? नहीं, दो तीन चीजें मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अभी तक मैं सुन रही थी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने 50-60 साल उनकी सत्ता रही है, उनकी गवर्नमेंट रही है, तो इन 50 सालों में हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्यों नहीं अच्छे हुए? क्यों इस स्थिति में आज हम हैं कि इतना तनाव है दोनों देशों में? तो मुझे लगता है कि उससे अच्छा ये है कि जब नरेंद्र मोदी जी, जब भी स्वेरिंग इन उनकी थी, तभी पहला कदम उन्होंने उठाया कि नवाज शरीफ जी को न्योता दिया, ताकि एक पॉजिटिव सकारात्मक तरीके से इस प्रॉब्लम को देखा जाए
दूसरी बात यह है कि जो एलओसी पे हो रहा है उसका मुंह तोड़ जवाब अगर देना है तो वो देंगे ही, वो तो सवाल ही नहीं है। अगर वो समय आएगा तो वो भी करेंगे। और ये सरकार को अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं और ये इतने सवाल उन्होंने किए हैं और वो बोल रहे हैं कि हर चीज हमारी लेके कॉपी कर रहे हैं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी जी ने जो उनके पूरे जब उन्होंने प्रोपेगेंडा किया था पूरे इलेक्शन के दौरान, जब भी वो पूरे देश घूमे, तो इन सब उनके जो मीटिंग्स थे उसमें भी उन्होंने ये बयान दिया है कि देश के हित का जो होगा वही वो करेंगे और उसका पहला कदम उन्होंने उठाया है। तो आई थिंक नेशनल जो डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी है वो नेशनल टीवी पे नहीं तय होती है, उसकी जगह और है। तो मुझे लगता है थोड़ी जिम्मेदारी से ये विषय लेना चाहिए। हमारे जमाने में तय होती थी, जब हम पावर में थे तो हर चीज नेशनल टेलीविजन पर तय होती थी। आपके जमाने में शर्मल शेख में जाके आप बलूचिस्तान में हम लोग काम कर रहे हैं, ये आप एडमिट करके आते थे। आप तो बात ही ना करिए। मैंने कहा कुछ चीजें भारत की अपने रख लीजिए, बात करेंगे उस पर भी वजह से हुई है, उसके बारे में मैं कहना नहीं चाहता। इस पर भी रख लीजिए, सारा देश शर्मसार हो जाएगा। चलिए इस पर हम अलग से बहस करेंगे। आप तो घुटने सुधांशु भाई टेक के आए थे महाराज। सुधांशु भाई इस पर हम अलग से बहस करेंगे। तो देश को शर्मसार कर दिया था। हाँ, इस पर हम अलग से बहस करेंगे। बात करनी अभी इस पर हम अलग से बहस करेंगे। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।